फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लेख है, सबसे पहले प्रस्तावना को एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तीन तरह के न्याय की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात करने के लिए क्या करते हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 से मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा हम क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। 3 शब्द लिखा गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक, तो ये तो रही प्रियम्बल जो सीधे सीधे हमारे संविधान में लिखा गया है। अब प्रियम्बल में अगर बात करें, प्रस्तावना में बात करें, तो संविधान का परिचय बताता है, पूरा संविधान का मूल सार जो है इसमें निहित होता है। उन सार तत्वों में अगर हम बात करें तो ये आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप, स्रोत और तिथि सारे जो है इसमें इंक्लूड होते हैं कि संविधान किस डेट से लागू होता है, इसके ये आदर्श हैं और इस संविधान का जो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, जो हमने संविधान बनाया उसका स्वरूप क्या है, कौन कौन से स्रोत इसमें सम्मिलित किए गए हैं, इन सभी तत्वों का जो है समाकलन इस प्रस्तावना में समाहित कर दिया जाता है। अब विचार की बात करें तो प्रस्तावना की जो विचार आती है वो अमेरिका संविधान से लिया गया। भाषा जो इसकी ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रेरणा यानी उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1942 को दिया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को इसकी स्वीकृति मिलती है। गैरवाद योग्य, नॉन जस्टिबल्स, यानी कि इसके किसी भी भाग को जो है संविधान में जो है न्याय में जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, यानी गैरवाद योग्य है। ये केवल एक बार संशोधन इसमें हुआ है 1942 में, जो है 42वां संविधान संशोधन 1973 में होता है, जो जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये तीनों शब्द जो है अक्सर प्रश्न बनते ही बनते हैं जब संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1973 में जो है पहली बार और अंतिम बार, वही केवल एक बार संशोधन होता है जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। प्रस्तावना ना सरकार को शक्ति प्रदान करती है ना ही बाधा। प्रस्तावना दोनों चीज नहीं करती, सरकार को शक्ति भी नहीं प्रदान करती, ना ही बाधा प्रदान करती है। प्रस्तावना का केवल उद्देश्य ये है कि संविधान का एक ओवरऑल सारी चीजें उसकी उद्देश्यों के विषय में बताना। विशेषज्ञों का विचार क्या था, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार दिए। संविधान की कुंजी, अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। दीर्घकालिक सपनों का विचार, कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि प्रस्तावना जो है दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। संविधान का आईडी कार्ड, परिचय पत्र, पालकी वाला कहते हैं, एन ए पालकी वाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक आईडी कार्ड है। इसके बाद के एम मुंशी कहते हैं गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जो हमारा संविधान बना, संविधान के बाद जो गणतंत्र दिवस जिसके रूप में 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे, तो उन्होंने ये बात कही के एम मुंशी द्वारा कि गणतंत्र की जन्म कुंडली, प्रस्तावना क्या है, गणतंत्र की एक जन्म कुंडली है। इसी बात को ठाकुर भार्गव द्वारा कहा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठाकुर भार्गव कहते हैं संविधान की आत्मा। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। महत्वपूर्ण चीजें हैं संविधान की का ये प्रस्तावना महत्वपूर्ण है। इसके उद्देश्य, प्रस्तावना के घटक और तत्व कौन कौन से हैं। स्रोत की बात अगर हम करें तो हम भारत के लोग अर्थात
जो है इसका मुख्यतः स्रोत है जहां से ये संविधान प्रेरित हुआ। ठीक, स्वरूप और इसकी प्रकृति। प्रस्तावना के प्रमुख घटक लागू 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अंगीकृत कर लिया जाता है। न्याय की बात हमने कहा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो विचार है ये रूसी क्रांति से के 1700 जो 1917 में रूसी क्रांति होती है उससे ये प्रेरित होता है। ठीक, इसके बाद स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति 5 तरह की जो है स्वतंत्रता दी जाती है जो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया है, निगलेक्ट कर दिया गया है। ठीक, समानता की बात करें तो सभी समानता, विशेषाधिकार कोई किसी को नहीं प्रदान किया जाएगा, सभी प्रकार की समानता, बंधुत्व, भाईचारा की भावना डेवलप होती है। इस तरह से इसके बाद यहाँ प्रस्तावना का स्वरूप और प्रकृति के अगर देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम, आंतरिक व वैदेहिक जो मामले हैं दोनों रूप से जो है भारतीय संविधान अपने मामले और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना है। समाजवादी बात करते हैं। समाजवादी शब्द का तात्पर्य यह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व इसमें सम्मिलित होगा। पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं तो प्रस्तावना ये बात कह रही है कि कोई राजकीय धर्म, राज्य का अपना, राज्य से तात्पर्य यहाँ देश से है। ठीक, कोई भी अपना धर्म किस नहीं होगा, सभी धर्मों को समान अवसर, समानता मिली रहेगी, कोई भी धर्म किसी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन संचालन की शक्ति जनता में निहित होगी, इसीलिए कह रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत की बात कर रहे हैं, भारत की जनता ही यहाँ पर सुप्रीम होगी, कोई भी सुप्रीम नहीं होगा। चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन यानी संसदीय व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी, जो वर्तमान समय में हम देख पाते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो जो लोकतांत्रिक प्रकार होगी, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जनता सीधे जो है भागीदारी होगी, जिसमें तो स्विट्जरलैंड से है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जब हम चुनाव करते हैं या गांव में प्रधान का चुनाव करते हैं तो हम देखते हैं सीधे प्रत्यक्ष वोट डालते हैं, जिससे क्या है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। अप्रत्यक्ष वहीं जनता की सीधे भागीदारी नहीं होगी, लेकिन जो है जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली है, चूंकि सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते बल्कि एमएलए को वोट करते हैं, जो सांसद होते हैं वो हम वोट करते हैं और वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक, इसके बाद गणराज्य की बात करें तो राज्य का प्रमुख कौन होगा, भारत में राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रथम व्यक्ति होगा, राज्य का प्रमुख कहा जाएगा। जनता द्वारा परोक्ष रूप से यह निर्वाचित होता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन का संचालन करता है। ठीक, तो ये तो रही हमारे संविधान से जुड़ी हुई संविधान सभा की कुछ चीजें। अब बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद क्या क्या हैं। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे वाद हुए और उन वादों के बात करें मतलब विवाद। ठीक, संविधान का अंग संशोधनीय नहीं है, संविधान का कोई भी अंग बेरुबारी जो है एक वाद होता है, बेरुवाद में वह कहा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय नहीं है। ठीक है, किसी भी अंग में संशोधन नहीं किया जा सकता। सज्जन सिंह के केस में 1964 में कहा गया कि पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का सुझाव करना चाहिए, ये बात इसमें कही गई। फिर गोलकनाथ का एक वाद आता है जो 1967 में आता है, ये कहते हैं कि संविधान प्रस्तावना क्या है, संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वतवाद और गैरवाद योग्य है। फिर आते हैं केशवानंद भारती का केस जो 1973 में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, और इसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, संशोधन संभव है परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता।
केशवानंद भारती इस बात को कहते हैं कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है जिसमें संशोधन संभव है, लेकिन इस ऐसी किसी भी आर्टिकल में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करता हो। ठीक, तो ये बात केशवानंद भारती कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में फिर एक संशोधन होता है LIC बनाम भारत संघ जो 1995 में आता है। ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग मानता है और न्यायालय में सीधे लागू होता है। LIC बनाम भारत संघ में भी ये बात कही गई कि न्यायालय में सीधे लागू नहीं होता, यानी प्रस्तावना जो है न्यायालय में चुनौती नहीं है, प्रस्तावना के किसी भी भाग को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी बात की आगे पुष्टि करते हैं SR बोम्मई 1994 में। ये कहते हैं कि प्रस्तावना आज भी संविधान का महत्वपूर्ण अंग है और पुनः केशवानंद भारती के बात को दोहराया जाता है कि संविधान का अंग है, संशोधन संभव है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई समझौता कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का मूल जो संविधान का मूल ढांचा है, आज तक उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि मूल ढांचे के तहत क्या क्या चीजें हैं। जब भी किसी चीज को लगता है न्यायालय को कि ये संविधान में कुछ वाद उत्पन्न कर रहा है या किसी से जनता का अहित हो रहा है, तो उन चीजों को लेकर संविधान को बचाने के लिए, संविधान की प्रस्तावना की रक्षा करने के लिए न्यायालय के पास ये मूल हथियार होता है। वो सीधे कहता है कि संविधान के मूल ढांचे से, इस आर्टिकल से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है और वो जो है प्रस्ताव खारिज कर देता, वो अधिनियम पारित नहीं होने देता। तो ये हथियार है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो संविधान की रक्षा करता है। अब हम बात करेंगे ST एवं अल्पसंख्यकों हेतु विशिष्ट प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर हम देखें तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, दो चीजें यहाँ पर प्रदान की गई। सभ्यता, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है, यानी संविधान, भारतीय संविधान जो है वो कठोर और मुलायम दोनों देखने को मिलता है, उनका समन्वय है। सर्वाधिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। विधि का शासन होता है, संघात्मक परंतु एकात्मकता की ओर इसका झुकाव देखने को मिलता है। ये संविधान की मूल जो है विशेषताएं हैं। अन्य विशेषताओं में बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली इसमें अपनाई गई है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हो गई है। ठीक, संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है। पूरे भारत में जब भी कोई विवाद होगा तो न्यायालय संविधान संगत ही बात करेगा, क्योंकि संविधान ही भारत में सुप्रीम है। ठीक, एकल नागरिकता, भारतीय सभी भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान किया गया है। चूंकि भारत का ही कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अलग अलग स्टेट में उसे अलग अलग नागरिक नहीं समझा जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हैं। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि न्यायपालिका अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष रूप से, यानी जो हमारी संसद है, संसद के जो विधायी और कार्यपालिका के जो अंग हैं उनसे अलग होकर, उनसे इतर होकर न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने में सक्षम होगी। अब संविधान में एकात्मकता और संघात्मकता के दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मकता यानी संविधान एकात्मक रूप से कैसे है और संघात्मक रूप से कैसे है, इनको समझते हैं। तो शक्तिशाली केंद्र, एकात्मक रूप में ये बताया गया है कि केंद्र सबसे शक्तिशाली है, इसलिए एकात्मक है। राष्ट्रपति शासन कभी भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, तो इसलिए एकात्मक है, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति को सुप्रीम माना जाता है। एकल नागरिकता है, इसलिए एकात्मक है। अखिल भारतीय सेवाएं यहाँ पर हैं। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। आपातकाल में बिना संशोधन के एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक, इसी बात की अगर हम बात करें संघात्मक रूप में देखें तो संघ व राज्य में सम्मिलित शक्ति का विभाजन किया गया है। यहाँ पर संघ की अपनी शक्ति है, संघ की जो सरकारें हैं जिसे हम प्राइम मिनिस्टर की सरकार कहते हैं वो अलग है, जो भारत के लिए रेगुलेट हो रही। राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं, तो शक्तियों का अलग अलग विभाजन है, इसलिए संघात्मक है। संविधान लिखित रूप में है, इसलिए संघात्मक है।
द्विसदनात्मक विधायी कार्यपालिका देखने को मिलती है। संसद में उच्च सदन, राज्यसभा, केंद्र व राज्य से अलग अलग सरकारों का जो है गठन होता है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रियाएं हैं। संघात्मक रूप में जो है संविधान की जटिल प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि कोई भी मान लीजिए राज्य है और दो राज्यों का आपस में टकराव हो गया कि उसमें तो केंद्र ने फिर संसद द्वारा जो है उस पर कोई संशोधन करना हुआ, तो उस समय जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये बात कही गई है समझाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, हमने ये चर्चा किया। अब इसके बाद नेक्स्ट भाग में हम चर्चा करेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों की, ठीक, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण